हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक होगे। तो आज मैं आपके लिए पौधों से संबंधित आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में एक वीडियो लेके आया हूँ, जिससे आपके संबंधों से संबंधित सभी समस्याओं एवं सभी प्रश्नों का हल एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि पोषक तत्वों के बारे में आपको पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और इसके लिए कि मैं आपको ऐसी ही वीडियो अगले भी लाता रहूं, इसलिए कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन कोड है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और ये देखिए, प्लांट डिफिशियंसी, पौधों में पोषक तत्वों की कमी कौन सी स्टेट पर कैसी होती है। देखिए, पत्ती हल्की पीली पड़ जाती है, नाइट्रोजन की कमी होती है जिससे पत्ती हल्की पीली पड़ जाती है। पोटास की कमी से पत्ती का ऊपरी पत्ती का किनोर किनोर वाला हिस्सा पीला पड़ जाता है, हल्का पीला पड़ जाता है, तो पोटेशियम की कमी होती है। मैग्नीज की कमी से पत्तियों में छेद होने लगते हैं और पत्तियों की किनारे फटने लगती हैं, जिससे मैग्नीज की कमी हो जाती है। जैसे ये है, जैसे ये देखिए, मैग्नीज की कमी से पत्तियों के किनारे फटने लगी हैं। मैग्नीशियम की कमी से ये देखिए, निचली पत्ती का अगले वाला सिला हल्का पीला पड़ने लगता है, तो मैग्नीज की कमी होती है। और ये देखिए, कैल्शियम की कमी से पत्ती टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। ऊपर की पत्ती जब टेढ़ी होने लगे तो कैल्शियम की कमी है। एंड ऊपर वाली लीफ पत्ती जब पीली पड़ने लगे तो Fe मतलब आयरन की कमी है। तो इससे आपको पोषक तत्वों की सभी डिफिशियंसी के बारे में पता चल रहा है कि कौन से लक्षण किस तत्व की कमी को दर्शाते हैं। और ये देखिए, इधर आपको पूरी जानकारी एक ही वीडियो में, मतलब एक ही फोटो में दिखाई पड़ रही कि जब Cu की कमी होती है तो पत्ती पीली पड़ के मुरझा के गिर जाती है। एंड मैग्नीज की कमी देख रहे हैं आप, ये है। जिंक की कमी से पत्ती में धारियाँ पड़ने लगती हैं, पत्तियाँ थोड़ी ब्लैक पड़ने लगती। तो चलिए वीडियो आगे चलते हैं और आपके बारे में बताते हैं, आपको इसके बारे में बताएं। माइक्रो पोषक तत्व पौधों के ऊतक में प्रति बिलियन भागों में मापी गई मात्रा में मौजूद होती है, जो 0.1 से 200 ppm तक या 0.02% शुष्क वजन से कम होते हैं। मतलब पौधों में पोषक तत्व 0.02% शुष्क वजन से कम होते हैं। पौधों को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें CHO अपसादी पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को हवा और पानी से प्राप्त होते हैं। बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट में NPK एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में आते हैं CAMGS, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट में Fe, Mn, Cu, Zn, बोरान, MO, Cl, निकेल, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जस्टिस वॉन लेबोंग ने 1840 में साबित किया कि पौधों को नाइट्रोजन और पोटेशियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। इनका नियम कहता है कि पौधों की वृद्धि पोषक तत्वों की कमी से सीमित है। इनका नियम कहता है कि पौधों की वृद्धि पोषक तत्वों से सीमित है। इन्होंने कहा था कि पोषक तत्वों की कमी से पौधों में वृद्धि सीमित है। और इसके अलावा
मिट्टी के अन्य मीडिया में खेती का उपयोग आर्नोन और स्टाउट द्वारा 1939 में दिखाने के लिए किया गया कि टमाटर के विकास के लिए मोलिब्डेनम आवश्यक है। स्टाउट और आर्नोन ने ये बताया कि मिट्टी के अलावा अन्य मीडिया जैसे गमले हैं या कोई प्लास्टिक की उसमें खेत पौधे को उगाया जा सकता है। टमाटर के विकास के लिए मोलिब्डेनम आवश्यक बताया, इसलिए पोषक तत्वों को। वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में है और कई व्यावसायिक रूप में महत्वपूर्ण कृषि संयंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लगे हुए हैं, लेकिन पौधे अधिकतर अपना नाइट्रोजन मिट्टी के माध्यम से प्राप्त करते हैं। वायु में जो नाइट्रोजन की मात्रा उपस्थित है, पौधे उसका उपयोग नहीं कर पाते। इसके अलावा वैज्ञानिक D.I. आर्नोन 1954 में पौधों के लिए पोषक तत्वों की अनिवार्यता निर्धारित करने के लिए कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनके अनुसार पौधों में आवश्यक पोषक तत्व की कमी से वानस्पतिक एवं जनन अंग की वृद्धि रुक जाती है और पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते। उन्होंने बताया कि पौधों में आवश्यक पोषक तत्व की कमी से पौधों की वानस्पतिक एवं जनन वृद्धि रुक जाती है, जिससे पौधे जीवन चक्र पूरा नहीं करते, छोटे रह जाते हैं, अपनी परिपक्व अवस्था से पहले ही मुरझा जाते हैं, टूट जाते हैं और गिर जाते हैं। पौधों में तत्व का विशिष्ट दैहिक और उपापचय कार्य हो। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हैं 17 पोषक तत्व। इसमें सबसे पहले माइक्रो और मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट, इनमें आते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट में CHO NPK। फिर आते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट CAMGS। इसके बाद आते हैं माइक्रो ट्रेस मिनर ओलिगो सरपाइन न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट को और भी नामों से जानते हैं, जैसे ट्रेस है, पिनोर है, ओलिगो है, सरपाइन नाइट्रेंट। इसमें होते हैं Fe, Mn, Cu, Zn, B, MO, Cl, Ni। इसके अलावा होते हैं अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे Na, Va, SiCu। ये अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट होते हैं कुछ, जो होते हैं Al, Se, Ga, Rb, Sr, Cr, As। तो इन सभी न्यूट्रिएंट को ध्यान से पढ़ें, ये बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व हैं और इनके बारे में अगले आपको बताया जाएगा। जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट अभी आपको बताएंगे। दीज एलिमेंट स्टे बीनीथ सोइल एज साल्ट, so plant absorb these elements in ions. The micronutrients are taken up in larger quantities. Hydrogen, oxygen, nitrogen and carbon contributed to over 95% of a plant enter biomass of a dry matter weight basis. मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। ये पौधे के जीवन चक्र में 95% अपना महत्व रखते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन क्वांटिटीज मेजर्ड इन ए पार्ट्स पर मिलियन डिपेंडिंग फ्रॉम 0.1 to 200 ppm और रिलीज देन 0.02% ड्राई वेट। पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व ऊतकों के प्रति मिलियन भागों में मापी गई मात्रा में मौजूद होते हैं, जैसे 0.01 से 200 ppm तक, तथा ppm देन ड्राई वेट 0.02% शुष्क वजन से कम होते हैं। पौधों के शुष्क वजन से कम होते हैं। तो ये ppm के बारे में इस वीडियो में आगे आपको बताया जाएगा। अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। इनमें प्राइमरी हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
CHO. Carbon form the backbone of most plant biomolecules including proteins, starch and cellulose. Carbon is the fixed through photosynthesis. कार्बन स्टार्च है, सेलुलोज है, इनके लिए प्रोटीन इंक्लूड करती है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा कार्बन पौधों में. दिस कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इनटू कार्बोहाइड्रेट विच आर यूज्ड टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट एनर्जी विद इन द प्लांट. कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करती है प्लांट में और ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट के एनर्जी, मतलब प्लांट के अपनी जीवन चक्र को चलाने के लिए एनर्जी इसी के द्वारा दी जाती है, कार्बन के द्वारा. अब हाइड्रोजन इज नेसेसरी ऑफ बिल्डिंग sugars and building that plant is obtained almost entry from of water. Hydrogen ions are imperative for a protein gradient of help drive the electron transport chain to photosynthesis for respiration. हाइड्रोजन है, ये फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन क्रिया में पौधों को अपना महत्व करती है. Hydrogen necessary for a building or plant. It is obtained almost entirely from water. Hydrogen ions are imperative for a protein gradient to help drive the electron transport chain, photosynthesis and respiration. Oxygen a component of many organic and inorganic molecules with the plant. ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक दोनों में प्लांट में मौजूद होता है. एंड इज एक्वायर्ड ऑफ मैनी फॉर्म्स. दीज इंक्लूड O2 एंड CO2. ये CO2 को वातावरण से ग्रहण करके पौधों के जरिए और O2 के रूप में छोड़ता है. एंड H2O, NO2, H2PO4 एंड SO4. इस सभी फॉर्म में फॉस्फोर मतलब O2 ऑक्सीजन को पौधा अपने यूज करता है. Plant produce oxygen gas O2 along the glucose during photosynthesis but then required O2 to undergo aerobic cellular respiration and break down the glucose of produce ATP. ATP को ग्लूकोज प्रदान करता है ऑक्सीजन सेल्युलर रेस्पिरेशन के जरिए. तो आइए अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रेंट. माइक्रोन्यूट्रेंट में प्राइमरी न्यूट्रेंट है नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेवरल ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट सब्स्टिट्यूट. नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत ही जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन कंपाउंड कंपेयर 40% to 50% ऑफ ड्राई मैटर ऑफ प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म में 40 से 50% ड्राई मैटर नाइट्रोजन का होता है. एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. इट इज आल्सो एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट क्लोरोफाइल. मतलब नाइट्रोजन पौधे के भीतर मुख्य रूप से न्यूक्लिक एसिड के एक संरचनात्मक घटक के रूप में मौजूद होता है. ये अमीनो एसिड का एक घटक है जो प्रोटीन के निर्माण खंड है. एक क्लोरोफिल का भी आवश्यक घटक है. नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर रैपिड ग्रोथ. पौधों के लिए रैपिड ग्रोथ में नाइट्रोजन आवश्यक होता है. अब आता है फास्फोरस. सेकंड नंबर पे आता है फास्फोरस. फास्फोरस इज इन्वॉल्व विथ मैनी बीटल प्लांट प्रोसेस. विथ ए प्लांट इट इज present mainly as a structure component of the nucleic acid, deoxynucleic acid, DNA and RNA. डीआरएनए आरएनए साथ ही फैटी फास्फोलिक लिपिड्स का एक घटक है जो झिल्ली विकास और कार्य में महत्वपूर्ण होता है. ये कार्बनिक दोनों रूपों में मौजूद होता है. फास्फोरस का उपयोग फार्मोलाइजेशन द्वारा विभिन्न एंजाइमों की गतिविधि को संशोधित करने के लिए भी किया जाता है. जैसे as with all living things, phosphorus is part of the adenosine triphosphate ATP form immediate use, the process that require energy with the cells.
फास्फोरस पौधों के विकास में उनके अंकुरण की प्रत्याशा में बीजों के भीतर संग्रहित होता है। पौधों की वर्धनशील अष्टभाग बीज व फलों के विकास हेतु आवश्यक होता है। पुष्पों के विकास में भी फास्फोरस आवश्यक होता है। कोशिका में सभी ऊर्जा हस्तांतरण गंभीर रूप से फास्फोरस पर निर्भर होते हैं। अब बता पोटेशियम। थर्ड नंबर पे पोटेशियम। अनलाइक मेजर एलिमेंट, potassium does not enter into the composition of any the important plant constitution involved in metabolism, but it does occur in all parts of plant in substantial amount. पोटेशियम ये पौधों की घटक की संरचना में प्रवेश नहीं करता, लेकिन ये पौधों के सभी भागों में पर्याप्त मात्रा में होता है। मतलब ये पौधों के अंदर प्रवेश तो नहीं करता, लेकिन ये पौधों के सभी भागों में पर्याप्त मात्रा में होता है। ये प्राथमिक उपापचय में एंजाइम की गतिविधि के लिए आवश्यक है। ये स्फीति नियमन में भूमिका निभाता है। फास्फोरस रंध्र की कार्यप्रणाली और कोशिका आयतन वृद्धि को प्रभावित करता है। पत्तियों और विकास बिंदुओं पर विशेष महत्व रहता है फास्फोरस का। पोटेशियम का, पोटेशियम से जुड़ी प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का निर्माण, पौधों की आंतरिक नमी का नियमन, जटिल पदार्थों के उत्प्रेरक और संघटक एजेंट के रूप में होता है। प्रकाश संश्लेषण में योगदानकर्ता के रूप में पोटेशियम अपना महत्व निभाता है। पोटेशियम आयन पंप द्वारा रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। पोटेशियम प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में उपयोग किए जाने वाले एंजाइम के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। पोटेशियम का उपयोग सेलुलोज के निर्माण के लिए भी किया जाता है। पोटेशियम फलों के रंग आकार में मदद करता है, उनके वृक्ष को भी बढ़ाता है। ठंडे और बादल युक्त मौसम में पौधों द्वारा प्रकाश के उपयोग में वृद्धि, जिससे पौधों में ठंडक और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता बढ़ती है। फलों व सब्जियों की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए पोटेशियम जरूरी है। आइए आपको माइक्रोन्यूट्रेंट के सेकेंडरी न्यूट्रेंट के बारे में बताते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रेंट में Ca, Mg और S सल्फर। नाइट्रोजन का अभाव आपने देखा, पादप वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, पौधे नाटे हो जाते हैं, पौधों में एंथोसाइनेंस वर्णक की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे संपूर्ण पौधा पीला हो जाता है, फलों का रंग समान रहता है। पत्तियों में हरमहीनता की कमी, जिसके फलस्वरूप पत्तियां हल्की पीली पड़ जाती हैं। नाइट्रोजन का अभाव होने पर पौधों में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग रुक जाता है, जिससे कोशिकाओं में इनका अभाव हो जाता है। डिफिशियंसी ऑफ फास्फोरस, वर्षीय पौधों के अंकुरण में कमी व देरी आ जाती है। पौधों में न्यूनतम वृद्धि दर पाई जाती है व पत्तियां कम विकसित होती हैं, पत्तियां अधिक हरी व बैंगनी होती है। पौधों में फूल व बीज का विकास कम होता है, पौधे दुर्लभ होते हैं और कीटों पर रोगों पर प्रकोप बढ़ जाता है। डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम, पुरानी पत्तियों का झुलसना तथा अधिक कमी होने पर रंगों का क्षय हो जाना, अल्प वृद्धि और पादप विकास में कमी हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की गति घट जाती है, फलस्वरूप शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, प्रोटीन निर्माण अवरुद्ध हो जाता है। नाइट्रोजन के कार्य, कमी के लक्षण और उर्वरक देखिए। उर्वरक में नाइट्रोजन के आ जाते हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, NP जटिल उर्वरक हैं। फास्फोरस के उर्वरक हैं डाई अमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, रॉक फास्फेट, NPK, ये फास्फोरस के उर्वरक हैं। पोटेशियम के उर्वरक देखिए। कार्य और लक्षण तो आप देख ही चुके हैं। पुरानी पत्तियों को नोकों का रंग भूरा पड़ना, तने कमजोर, धीमी वृद्धि, दाने सिकुड़ जाना, पत्तियों का जल्दी गिरना, ये पोटेशियम की कमी के लक्षण हैं। इसके उर्वरक हैं म्यूरेट ऑफ पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास, सल्फोमैम, NPK जटिल उर्वरक हैं। तो माइक्रोन्यूट्रेंट में सेकेंडरी न्यूट्रेंट है कैल्शियम। Calcium in plant occurs chiefly in these leaves, with lower concentration in seeds, fruit and roots. A major function of a constituent of cell wall.
कैल्शियम पत्तियों को लोअर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऊपरी भाग में कमी को दर्शाते हैं। एंड सीड्स, फ्रूट्स, बीज और जड़ों में इसकी सांद्रता कम होती है। जड़ के विकास में महत्वपूर्ण होता है। कोश का विभाजन, कोश का विस्तार और हाइड्रोजन आयनों के विसरण में भूमिका निभाता है। फूलों के सिरों का सड़ना भी अपर्याप्त कैल्शियम का परिणाम है। फूलों के जब सिरे सड़ने लगते हैं तो कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम पौधों के एंजाइमों के संकीर्ण में भी शामिल होता है। कैल्शियम की कमी से पौधा बौना रह जाता है। मैग्नीशियम The outstanding role in magnesium in a plant nutrient ऐसे according to of the chlorophyll molecules। chlorophyll में मैग्नीशियम का मतलब ऐसे carrier it is also involved in numerous enzyme reaction as an effective activator in which it is closely associated with energy supply phosphorus compound। माइक्रोन्यूट्रिएंट सेकंड बचा सल्फर। Sulfur is a structural component of some amino acid including cysteine and methionine and vitamins and is essential for chloroplast growth and function. It found in the iron sulfur complex of the electron transport chains of photosynthesis. It is needed for nitrogen fixation by legume and the conservation of nitrate into amino acid and into protein। मतलब सल्फर लेग्यूम फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी कार्य करता है। एंड नाइट्रेट इंटू अमीनो एसिड एंड इंटू प्रोटीन। अमीनो एसिड एंड प्रोटीन को कंजर्वेशन के कार्य में भी सल्फर करता है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आगे कुछ इससे संबंधित प्रश्नों को भी बताया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। देखिए, कैल्शियम डिफिशियंसी के अभाव में मूलों का आकार व मूलों की संख्या घट जाती है। नई पत्तियों का आकार छोटा एवं विकृत हो जाता है। आलू में ट्यूबर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसके अभाव में पौधों में विलय, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एकत्र हो जाते हैं। मैग्नीशियम डिफिशियंसी आप पीछे देख चुके हैं, दोबारा देखिए। किसी मैग्नीशियम की कमी से पौधों में हरितहीनता उत्पन्न हो जाती है। पत्तियां व सिराएं लाल हो जाती हैं। पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। मैग्नीशियम की कमी पर लाल, नीले, नारंगी आदि धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। पत्तियां फट जाती है और समय से पूर्व पतझड़ होने लगता है तो मैग्नीशियम की कमी होती है। जब समय से पहले ही पत्ते झड़ने लगे तो मैग्नीशियम की कमी होती है। सल्फर डिफिशियंसी। सल्फर की कमी होने पर पौधों की पत्तियां पीली व क्लोरोटिक हो जाती हैं। पत्तियां मोटी व कड़ी हो जाती है। जैविक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण घट जाता है सल्फर की कमी से। तने व पत्तियां वांगुर होकर चटकने लगती हैं तथा तना सूख कर टूट जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आपको एक ही वीडियो में पोषक तत्वों से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा और आगे अगले कुछ प्रश्न भी दिए हुए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, अब आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में प्लांट्स आर अवेलेबल सफिशिएंटली to accumulate most trace element. Some plants are sensitive indicator of the chemical environment which they grow। डन ने 1991 में माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बताया और उन्होंने कहा एंड सम प्लांट हैव वेरियन mechanism that exclude or limit the uptake of a particular element in ions species। Example,
elder twist commonly accumulate molybdenum but not arsenic, whereas the reserve is true of Scrooge Bragg, Don 1991 ने बताया, observe a plant can integrated the geochemical signature of the soil mass permeated by the root system together with content groundwater sampling is facilitated by the tendency of many elements to accumulate in tissue and the plant excrements some micronutrient can be applied and seed content। डन ने 1991 में बताया कि पौधों के लिए माइक्रो सूक्ष्म तत्व बहुत कम मात्रा में पौधों के लिए आवश्यकता होती है जो मिट्टी से प्राप्त होते हैं। उन्होंने कुछ पोषक तत्वों को बताया है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जैसे कॉपर है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में कॉपर है। कॉपर पौधों द्वारा Cu++ पॉजिटिव आयन के रूप में अवशोषित होता है। तने व पत्तियों की अपेक्षा पौधों के मूल तंत्र में कॉपर अधिक पाया जाता है। पौधों में इसकी मात्रा 1 से 100 ppm तक होती है। 1 से 100 ppm तक होती है। ppm तक होती है। और ppm के बारे में इस वीडियो में आगे बताया गया है कि ppm कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। पौधों में कॉपर के कार्य। कॉपर टायरोसिनेज, एस्कर्बिक अम्ल, ऑक्सीडेज, लीकेज, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आदि एंजाइमों का संक्रमण करता है तथा धातु अनेक एंजाइमों को सहकारक भी है। पोरफायरिन के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। कॉपर अप्रत्यक्ष रूप से तत्व क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है। अप्रत्यक्ष रूप से क्लोरोफिल निर्माण में क्लोरोफिल प्रत्यक्ष रूप से सहायक नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से सहायक जरूर होता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है क्योंकि ये क्रियात्मक प्रोटीनों से जुड़ा रहता है। विटामिन ए पर इंडोल एस्टिक एसिड LIAA के निर्माण में सहायक होता है। पौधों में कवक रोगों का नियंत्रण करता है। कॉपर तांबे की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीकृत हो जाता है जिसकी सुलभता घट जाती है। इसके अभाव के लक्षण हैं कॉपर के। तांबे की कमी से पौधों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, वृद्धि कम होती है। नई पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है व पौधे का अग्रभाग समय से पूर्व मर जाता है। अनाज फसलों की पत्तियों का विरंजन ब्लीचिंग हो जाता है। सरसों वर्ग के पौधों की सिराओं व मध्य में धब्बे पड़ जाते हैं। नींबू प्रजाति के फलों में मज्जा में गोंद जम जाता है और पत्तियां कुरूप हो जाती हैं। इसके कमी से पौधों में वृद्धि कम होती है। नई पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है। पत्तियों में धब्बे पड़ जाते हैं, पत्तियां कुरूप हो जाती हैं। सेकंड तत्व है क्लोरीन। पौधों के लिए क्लोरीन की अनिवार्यता सर्वप्रथम 1954 में सिद्ध हुई। पौधे क्लोरीन को Cl- नेगेटिव आयन के रूप में अवशोषित करते। पौधों में इसकी मात्रा 0.2 से 2% तक होती है। पौधों के इसके कार्य निम्नलिखित है। तो ये मात्राएं ध्यान रखिए, आपको से % अगले एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती है, इसलिए सभी की मात्राएं ध्यान रखिए। पौधों में कार्य। क्लोरीन पौधों में प्रकाश अपघटन क्रिया में भाग लेता है। कोशिकाओं के रसा संक्रमण दाव में वृद्धि करती है तथा तान्यता बढ़ाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन के निष्कासन में सहायक होती है। क्लोरीन एंथोसायनिन का संघटक है। प्रोटीन उपापचय से संबंधित है। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण कम होता है तो क्लोरीन इसमें सहायता करता है। क्लोरीन के अभाव के लक्षण। पौधों का हरेमीन होना व सूखना क्लोरीन की कमी का विशेष लक्षण है। टमाटर में छोटी पत्तियों का सूखना, पत्ता गोभी में पत्तों का मुड़ना, फूल गोभी में गंधहीनता उत्पन्न होना भी क्लोरीन के मुख्य लक्षण है। क्लोरीन की कमी से मक्का सूख जाती है व बरसीम की पत्ती कटने लगती है। क्लोरीन की अधिक कमी होने पर फल नहीं बनते। जब पौधों पर बहुत समय तक फल नहीं बनते हैं तो उसमें क्लोरीन की कमी होती है। 3rd नंबर पे आता है कॉपर।
तांबा Cu कहते हैं जिसे अनेक एंजाइमों का संगठक, कुछ जीवाणुओं और कवकों के ऑक्सीकरण में सहायता आवश्यक है, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है, अप्रत्यक्ष रूप से पर्णहरित के विकास में सहायक है। कमी के लक्षण सर्वप्रथम नई पत्तियों पर दिखाई देती हैं कॉपर की कमी। नई पत्तियां जो पौधे पर नई पत्तियां आती हैं उस पर कॉपर की कमी दिखाई देती है। पत्तियां गहरे हरे नीले रंग की में से पीली पड़ जाती हैं, जबकि सिराएं हल्की या गहरी रंग की होती हैं। पत्तियां लचीली और नीचे मुड़ जाती हैं। कॉपर के उर्वरक हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर कैलेट्स, बोरान। बोरान अगला माइक्रोन्यूट्रेंट है। इसके मुख्य कार्य नवीन अंगों के निर्माण में, पौधों की जटिल रासायनिक प्रक्रिया में, कोशिका में सहायक। पोटेशियम एवं कैल्शियम अनुपात को नियंत्रित करना भी इसका मुख्य कार्य है। कमी के लक्षण मीठी व भांगुर पत्तियां, फूल कलिकाओं आदि का गिरना। जब फूल हैं और उससे आने वाली कलिका झड़ने लगती हैं तो उसमें बोरान की कमी हो जाती है। नई वृद्धि का जड़ वाली फसलों में ब्राउन हार्ट रोग, फल व फूलों की पूरी तरह न बन पाना, फूल व बीज कुछ छोटे रह जाते हैं, पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते, तो उसमें बोरान की कमी है। इसके कुछ उर्वरक हैं जैसे बोरैक्स है, सोलुबोर है एवं सुहाग है। अगले आयरन। लोहा पौधों द्वारा फेरस Fe++ एवं फेरिक Fe+++ दोनों रूपों में अवशोषित होता है। इसके कार्य हैं आयरन पौधों में विभिन्न उत्पादन क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है। ये पायरोल केंद्रक के संश्लेषण में योगदान देता है। साइटोक्रोम के अवयव के रूप में श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन वाहक के रूप में कार्य करता है। आयरन पादप कोशिकाओं में ऑक्सीकरण उपापचय एंजाइमों में आयरन सक्रिय भाग लेता है। नाइट्रेट रिडक्टेलेज एंजाइम में समूह के रूप में कार्य करता है। कोशिका विभाजन में सहायक होता है। प्रोटीन संश्लेषण में योगदान देता है। ये दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का अंश है जो नाइट्रोजन का स्पष्टीकरण करता है। इसके कमी के लक्षण आयरन के पौधों के अग्रभाग में क्लोरोसिस हरेमीनता हो जाती है और अधिक कमी होने पर संपूर्ण पौधा सफ़ेद हो जाता है। इसका मुख्य लक्षण है आयरन का। दलहनी फसलों में पत्तियां पीली परंतु सिराएं हरी रहती हैं। पत्तियां तो पीली पड़ती हैं परंतु सिराएं पत्तियों के जो अगले का भाग होता है वो हरा रहता है। नींबू व पत्तियों में टहनियाँ सूख जाती हैं और फल अधपके गिर जाते हैं। पौधे की वृद्धि दर घट जाती है। पौधों में शीर्षाम्बी क्षय डाइवैक प्रारंभ हो जाता है। अगला पोषक तत्व है जिंक। जिंक डिफिशियंसी है जिंक की कमी से पौधे को कैसे कैसे अनुमान लगाएंगे कि जिंक की कमी कैसे पता लगाई जाती है पौधों में। जैसे पौधों में जिंक की कमी से तने की लंबाई घट जाती है, वृद्धि रुक जाती है एवं पत्तियां मुड़ जाती हैं। मक्के में जस्ते की कमी होने पर पत्तियों के आधे भाग सफ़ेद हो जाते हैं। धान में खैरा रोग जिंक की कमी का विशेष लक्षण है। फलों में पत्तियां छोटी हो जाती हैं। गेहूं एवं अन्य धान फसलों में पत्तियां गहरे बादामी रंग के धब्बे पैदा हो जाते हैं। जस्ते की कमी फास्फोरस की अपर्याप्तता में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है। फास्फोरस की कमी होती है तो उसके साथ साथ जस्ते की भी कमी बढ़ जाती है। जिंक के अभाव से पत्तियों की सिराओं के मध्य भाग हरा रंग उड़ जाता है तथा पीला रंग या सफ़ेद हो जाता है। जिंक के अभाव से पत्तियों की सिराओं के मध्य का भाग का हरा रंग उड़ जाता है तथा पीला और या सफ़ेद रंग हो जाता है। बालियों में दाने नहीं बनते तथा फल छोटे व आसमान होते हैं। जस्ते के अभाव से मक्का व ज्वार में हाइब्रिड, कपास में लिटिल लीफ, नींबू में मोटल लीफ झुर्री रोग अथवा फ्रेंचिंग तथा आलू में फर्न लीफ नामक विकृत पैदा हो जाती है। पौधों में ट्रिप्टोफैन व ऑक्सीन का संश्लेषण अवरुद्ध हो जाता है। जस्ते के अभाव से प्रोटीन की मात्रा घट जाती है एवं एमाइड व अमीनो नाइट्रेट में वृद्धि हो जाती है। जस्ते की कमी का विशेष प्रभाव अनाजों व फसलों वाली ज्वार, मक्का आदि पर पड़ता है। अगला पोषक तत्व है कॉपर Cu+। बोरान। कॉपर के बारे में पीछे आपको बताया जा चुका है। बोरान
बोरान की कमी के लक्षण हैं। बोरान को पौधा H3VO2, H2VO3 आदि रूपों में अवशोषित करता है। ये आमतौर पर 2 ppm बोरान की मात्रा पौधों के लिए पर्याप्त मानी जाती है। इसकी कमी के लक्षण हैं। पौधों की शीर्ष कलिकाएं मेरिस्टेमेटिक ऊतकों, पैटकाइमा व वस्तुकलर ऊतकों, संचित ऊतकों बोरान की कमी के क्षय हो जाते हैं। पौधों के सिरे रंगहीन व तुड़मुड़ जाते हैं। पार्श्व कलिकाएं विकसित नहीं होती। बोरान की कमी से पत्तियों में मोटापन, कड़ापन, मुड़ जाना, झुर्रियाँ पड़ना, सूखना, हरेमीनता आदि का लक्षण है। फूल व फल नहीं बनते। नींबू के फल कड़े हो जाते हैं। सेब में आंतरिक कर्क, रिचका में पीली फुलगी, चुकंदर में आंतरिक गलन, समलवय आदि तंबाकू आदि व्यक्ति बीमारियां बोरान की कमी से होती है। सेब में आंतरिक कर्क, रिचका में पीली फुलगी, चुकंदर में आंतरिक गलन, तंबाकू में शिखर वृद्धि आदि बीमारियां बोरान की कमी से होती है। इसके बोरान के कार्य हैं। फलीदार पौधों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। बोरान इकोसिस्टोल संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। RNA व DNA के संश्लेषण में योग देता है। न्यूक्लिक अम्ल उपापचय में भाग लेता है। बोरान कॉन्टैक्ट के निर्माण में सहायक होता है। मध्य पटलका में पैक्टिक सम्मिश्रण में निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन जल कैल्शियम के उपापचय व कोशिका विभाजन में योगदान देता है। अब मैग्नीज की कमी के लक्षण। मैग्नीज की कमी से पत्तियों का रंग हल्का हरा हो जाता है। पीला नहीं पड़ता, हल्का हरा हो जाता है। अत्यधिक कमी होने पर हरा रंग धूसर या सफ़ेद हो जाता है। पत्तियों की सिराओं में हरेमहीन धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। प्रायः पत्तियां रंगहीन पट्टियां बन जाती हैं। पत्तियों पर रंगहीन पट्टियां बन जाती हैं। सेकंड नंबर पर धान फसलों की पत्तियां भूरी हो जाती हैं तथा ऊतक गलन रोग पैदा हो जाता है। इसकी कमी से जई का भूरी चित्ती, चुकंदर का चित्तीदार, मटर का पंख चित्तीदार, अंगमारी तथा पेड़ों के बहुत से रोग हो जाते हैं। कमी के पौधों में नए पत्तों पर दृश्य होते हैं। इसकी कमी के लक्षण पौधों के नए पत्तों पर दृश्य होते हैं। 4 नंबर पर मैग्नीज की कमी के लक्षणों का विस्तृत अध्ययन धान में IR8 जाति पर किया गया। इसके अभाव में बाली नहीं बनी। मैग्नीज की कमी का लक्षण सबसे पहले IR8 धान की प्रजाति में किया गया। इसके अभाव में बाली नहीं बनी। तो देखिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बताएं कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी, जिससे मैं आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूं। और ये कंटेंट बहुत ही बेहतरीन है। आपको एक ही वीडियो में पोषक तत्वों से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो रही है। तो पोषक तत्वों का अभाव देखिए कौन से सन में कितना पड़ा। 1950 में नाइट्रोजन की कमी हुई। 1960 नाइट्रोजन Fe की कमी हुई। 1965 नाइट्रोजन Fe, पोटास, जिंक, 1970 नाइट्रोजन Fe, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम। 1975 नाइट्रोजन Fe, आयरन, फास्फोरस, जिंक, पोटास, सल्फर। 1980 नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस, जिंक, पोटास, सल्फर, मैग्नीज। 1985 1919 देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, जिंक, पोटास, सल्फर, मैग्नीज, बोरान, मोलिब्डेनम। 2000 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, जिंक, पोटास, सल्फर, मैग्नीज, बोरान, मोलिब्डेनम, कॉपर। 2010 नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस, जिंक, पोटास, सल्फर, मैग्नीज, बोरान, मोलिब्डेनम, कॉपर, मैग्नीज। इन पोषक तत्वों की देखिए अभाव कौन से सन में हुआ, कितना प्रभाव पड़ा। आज 2010 के अनुसार इन पोषक तत्वों का अभाव बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जा रहा है। अब देखिए पोषक तत्व
उनसे संबंधित वैज्ञानिक आविष्कार किसने किया, कौन से पोषक तत्व और किस सन में किया। सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आविष्कार सॉस ने किया। सॉस ने 1882 में। कार्बन सॉस ने किया 1882 में। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का डी सायर ने किया 1804 में। फास्फोरस का किया जस्टिन वॉन लिविंग ने 1835 में। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का सी स्प्रेंजिल ने किया 1839 में। सल्फर का आविष्कार पैटरसन ने किया 1911 में। आयरन लोहे का आविष्कार ई ग्रिस ने किया 1844 में। मैग्नीज का आविष्कार जे.एस. मैकहॉर्न ने किया 1992 में। जिंक का आविष्कार सामर एवं लिपमैन ने 1926 में। कॉपर का आविष्कार सामर एवं लिपमैन ने 1931। मोलिब्डेनम का आविष्कार किया आर्नॉन एवं स्टाउड ने 1939। बोरॉन का आविष्कार किया के वेरिंगटन ने 1923। क्लोरीन का आविष्कार किया बायर एवं अन्य उनके साथियों ने 1954 में। सोडियम का आविष्कार किया ब्राउनलेन व वुड ने 1957 में। कोबाल्ट का आविष्कार किया अहमद व इवांस ने 1959 में। बेनेडियम का आविष्कार किया आर्नॉन व वैसेल ने 1953 में। सिलिकॉन का आविष्कार किया लेविन ने 1962 में। आयोडीन का एल्फ्रेज ने 1966 में। सेलेनियम का ट्रलीज ने 1938। गैलोसियस आर ए स्टीनबर्ग 1938। एल्यूमिनियम का के टोबक 1942। तो देखिए आपको 24 तत्वों के बारे में बताया जिनका आविष्कार कौन से वैज्ञानिक ने किस सन में किया। ये पूछे जाने वाले प्रश्नों में बहुत ही आवश्यक, मतलब कोई ना कोई पोषक तत्व और उसके वैज्ञानिक या उसके सन के बारे में जरूर पूछा जा सकता है। इसलिए इनको ध्यान से पढ़िए और कॉपी में नोट करिए और एक बार देखिए और समझ में ना आए तो दोबारा देखिए। अब देखिए पोषक तत्व की मात्रा एवं पौधों में विशिष्ट कार्य। नाइट्रोजन की मात्रा 1 से 5% वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन में। फास्फोरस 0.1 से 0.4%। पोटास 1 से 5% फसल गुणवत्ता एवं जल अवशोषण में। सल्फर 0.1 से 0.4% प्रोटीन व वसा संश्लेषण में। Ca 0.2 से 1% कोशिका संरचना विभाजन में। Mg 0.1 से 0.4% क्लोरोफिल संश्लेषण ऊर्जा स्थानांतरण में। बोरान 6 से 60 ppm। Cu 5 से 20 ppm। Fe 50 से 250 ppm श्वसन एवं क्लोरोफिल निर्माण में। एमन 20 से 500 ppm एंजाइम सक्रियता व प्रकाश संश्लेषण में। Zn 25 से 150 ppm। MO less than 1 ppm। Cl 0.02 से 0.20% ऊतक डिहाइड्रेशन व प्रकाश संश्लेषण में। तो देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि पीपीएम के बारे में आपको बताऊंगा कि पीपीएम कैसे ज्ञात करते हैं, क्या होता है। तो देखिए पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। जैसे किसी आयतन का वह क्रूस भाग जो उसे 10 लाख हिस्से में बांटने के बाद प्राप्त होता है। मतलब किसी आयतन का वह भाग जो 10 लाख हिस्सों में बांटने के बाद होता है वो पीपीएम होता है। जैसे 1 ppm बराबर 1/10 लाख। जैसे 1 ppm बराबर 1/10 लाख। मतलब किसी भी मात्रा को आप 10 लाख से भाग करेंगे तो उसमें पीपीएम की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 100 ppm बराबर 0.01%। एक उदाहरण आपको बताता हूँ। 100 मिलीलीटर के 1 ग्राम 0.001 ग्राम का 1000वां हिस्सा 1 ppm है। 1000 मिलीलीटर के 1 ग्राम 0.001 ग्राम का 1000वां हिस्सा 1 ppm है।
10⁻⁶ ग्राम बिलियन में किसी विलय की घुली हुई ग्राम में मात्रा को पीपीएम कहते हैं। पीपीएम का फॉर्मूला है ज्ञात करने का, बिलियन का ग्राम में भार अपॉन बिलियन का ग्राम में भार, विलय का ग्राम में भार अपॉन बिलियन का ग्राम में भार इंटू 10⁻⁶। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं और इस कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, जिससे मैं आपके लिए आगे भी वीडियो लाता रहूं। देखिए, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको पहले ही बताया था कि आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्ले ए मेजर रोल इन एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ एडीपी इंटू एटीपी मॉलिक्यूल। देखिए, कौन सा मिनरल एनर्जी स्टोरेज को करता है एंड एनर्जी को एडीपी इंटू एटीपी मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र करता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी मोलिब्डेनम, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फास्फोरस। फास्फोरस एनर्जी के स्टोरेज में रोल निभाता है एवं एनर्जी को एडीपी इंटू एटीपी में ट्रांसफ़र करता है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी। कि प्लांट को कौन से तत्व की बड़ी मात्रा में रिक्वायर्ड या ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी मोलिब्डेनम। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लोरोसिस इज येलोइंग ऑफ द लीव्स केस ड्यू टू द डिफिशियंसी। क्लोरोसिस की कमी से पत्ती का पीला पड़ जाना किस तत्व की कमी से होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द एबव। क्लोरोसिस की कमी से पत्ती का पीला पड़ जाना जिंक की कमी को दर्शाता है, पोटेशियम की कमी को दर्शाता है, मैग्नीज की कमी, इन तीनों तत्वों की कमी से पत्तियां क्लोरोसिस में पीली पड़ जाती हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफाइल। क्लोरोफाइल के सिंथेसिस में कौन सा तत्व निर्माण आवश्यक होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी आयरन। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी आयरन। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आपको एक ही वीडियो में सभी पोषक तत्वों से संबंधित एवं पोषक तत्वों के आविष्कार किसने किया, किस सन में किया, एवं पोषक तत्वों की डिफिशियंसी, उनके अभाव के लक्षण, कार्य, सभी एक ही वीडियो में विस्तार पूर्वक बताए गए हैं।
जिससे आपको अभी पोषक तत्वों से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहेगी। सभी समस्याओं का ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई गई है। कंटेंट बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है और बहुत ही बढ़िया कंटेंट बनाया गया है। इसको बनाने में काफ़ी समय लगा है और वीडियो को इसलिए ज़रूर देखें। अगर आपका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है तो वीडियो को देखें और कॉपी पे नोट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें से कुछ आवश्यक चीज़ें हैं जो आप अपनी कॉपी पे नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, जो परीक्षा के समय देख के जाएं तो 1 या 2 सवाल आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर होगी, 1-2 सवाल आने की संभावना ज़रूर होगी, क्योंकि पोषक तत्व से संबंधित एक ना एक सवाल हर एक एग्ज़ाम में ज़रूरी आता है। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज ए constituent of cell membranes and nucleic acid? Which of the following minerals is a constituent of a cell membrane and nucleic acid? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लिक एसिड में कौन सा पोषक तत्व फॉलो करता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी मैग्नीज। आपका आंसर होगा आंसर बी पोटेशियम। पोटेशियम सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लिक एसिड में भी अपनी भूमिका निभाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफाइल हेल्प द प्लांट इन। क्लोरोफाइल में कौन सी क्रिया क्लोरोफाइल में हेल्प करती है प्लांट को? ऑप्शन ए ऑब्जर्विंग वाटर, ऑप्शन बी ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ऑप्शन डी ट्रैपिंग सनलाइट, ऑप्शन सी क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखिए आपका आंसर होगा आंसर सी ट्रैपिंग सनलाइट। ट्रैपिंग सनलाइट क्लोरोफाइल को हेल्प करती है प्लांट में। प्लांट को क्लोरोफाइल क्रिया करने में ट्रैपिंग सनलाइट हेल्प करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम इज रिप्रेशन आर एक्टिवेटेड बाई। एंजाइम रिप्रेशन में कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है, एक्टिवेट होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आयरन और सल्फर, ऑप्शन बी कैल्शियम एंड पोटेशियम, ऑप्शन सी फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन डी मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। आपका आंसर होगा आपका आंसर डी मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। तो देखिए दोस्तों, बस यहीं तक आपके क्वेश्चन थे। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बस मेरा इतना ही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगे और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, इससे मैं आगे भी आपके लिए वीडियो लाता रहूं, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में मेरा भी कोई रोल आपके एग्ज़ाम में क्वालिफाई कराने में मेरा भी कोई रोल हो, इसलिए आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो देखिए, आपको मैं इससे संबंधित कुछ पोषक तत्व कुछ जानकारी अभी वैसे ही बता रहा हूँ, जिसे आप ध्यान रखें तो बहुत ही वेस्ट होगा। जैसे प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, अभी तो आपने पढ़ा है, लेकिन दोबारा सुनिए तो आपको जल्दी ध्यान आएगा। मैक्रो MACRO मैक्रो पोषक तत्व, मैक्रो जिन्हें मेजर भी प्लांट कहते हैं, इनमें 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट में आते हैं CHO NPK,
सेकेंडरी न्यूट्रिएंट आते हैं CaMgS, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। इसके बाद आते हैं माइक्रो, MICRO, माइक्रो। इसे यहाँ ट्रेस, मैनर, ओलिगो, सरपाइन न्यूट्रिएंट भी कहते हैं, जिनमें आते हैं Fe, Mn, Cu, Zn, B, MO, Cl, Ni। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं Na, V, Ci, Cu। बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं कुछ, जो होते हैं Al, I, Se, Ga, Rb, Sr, Cr, As। तो देखिए, पौधों में सर्वाधिक गतिशील तत्व कौन सा होता है? पौधों में सर्वाधिक गतिशील तत्व होता है NPK। कौन सा तत्व पौधों में ठंड के लिए प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि करता है? तो इसका आंसर होगा S, सल्फर। सल्फर पौधों में ठंड के प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि करता है। कौन सा तत्व पौधों में वानस्पतिक व जनन अंगों के निर्माण में भाग लेता है? फास्फोरस। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? MOB। लोहे की पौधों के लिए अनिवार्यता की खोज किसने की? आपका ऑप्शन है ईग्रिस। 1844 में ईग्रिस ने पौधों के लिए लोहे की अनिवार्यता की खोज की। पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, और पोषक तत्वों के अभाव में पौधे की वृद्धि संपूर्ण नहीं हो पाती एवं पौधा छोटा रह जाता है। तथा पौधे में पत्तियों में पीली पड़ जाना, मुड़ जाना, सुकड़ जाना, मुरझाकर गिर जाना आदि कमियां उपलब्ध हो जाती हैं। आप जानते हैं पीएच का कॉपर, तांबा, जिंक एवं बोरान पर क्या प्रभाव पड़ता है? कॉपर एवं जिंक अम्लीय दशा में अधिक घुलनशील होते हैं और पौधों को सुगमतापूर्व प्राप्त होते हैं, लेकिन अत्यधिक अम्लीय दशा में इनकी प्राप्यता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि ये पौधों के लिए विषालु हो जाते हैं। कॉपर एवं जिंक की प्राप्यता पीएच बढ़ने के साथ घटती है। कॉपर एवं जिंक है वो पीएच अधिक होने पर उसकी प्राप्यता घट जाती है तथा पीएच 7 के बाद अनंत कम हो जाती है। 7 पीएच के बाद इसकी प्राप्यता पौधों के लिए बिल्कुल समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है। पीएच का मौलिविडंबन पर प्रभाव जानते हैं? अम्लीय दशा में मौलिविडंबन पौधों को अपर्याप्त होता है, क्योंकि ये आयरन और एवं एल्यूमिनियम के संयोग करके अघुलनशील यौगिकों को बनाता है। अम्लता घटने के साथ साथ इसकी प्राप्यता बढ़ने लगती है। 6 pH से ऊपर ये पौधों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। पीएच का सल्फर पर प्रभाव। सल्फर कार्बनिक अवस्था में रहता है, जो अपघटन द्वारा अकार्बनिक अवस्था में परिवर्तित होकर पौधों को प्राप्त होता है। सल्फर के लिए 6 से 8 pH के मध्य क्रिया अधिक तीव्र होती है, कार्बनिक को अकार्बनिक में बदलने की। फास्फोरस और पीएच का प्रभाव। फास्फोरस आयन की किस्म मृदा पीएच द्वारा अधिक प्रभावित होती है। जब मृदा पूर्णतः क्षारीय होती है, मृदा के PO4-3 आयन की प्रचुरता होती है, जिससे पौधे धीरे धीरे कठिनाई से उपार्जित कर पाते हैं। फास्फोरस प्राप्यता के लिए उदासीन तथा अत्यंत हल्की अम्लीय मृदा सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इससे अधिक या कम पीएच पर अम्लीय फास्फोरस यौगिक बनते हैं। नाइट्रोजन का पीएच का नाइट्रोजन पर प्रभाव।
अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को NO3 माइनस के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ पौधे NH4+ के रूप में भी नाइट्रोजन ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। कम pH पर पौधे द्वारा NO3 माइनस आयंस NH4+ आयंस की अपेक्षा अधिक सुगमता से लिए जाते हैं, लेकिन अधिक pH पर NO3 की अपेक्षा NH4 आयंस अधिक सुगमता से ग्रहण किया जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा कम होती है। नाइट्रोजन के लिए सर्वोच्च pH 6.5 से 7.5 अधिक सक्रिय होता है। नाइट्रोजन की प्रायिकता 6.5 से 7.5 के मध्य अधिक होती है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पर pH का प्रभाव। निश्चालन क्रिया द्वारा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के ह्रास हो जाने से मृदा में अम्लता बढ़ जाती है। कम pH पर क्रियाशील Ca2+ एवं Mg2+ आयन की मात्रा घट जाती है, जबकि अधिक pH पर इनका व्युत्क्रम होता है। Ca एवं Mg की प्रायिकता की pH 6.5 से 8.5 के बीच रहती है। pH का पोटेशियम पर प्रभाव। पौधों को पोटेशियम की अप्राप्यता pH 7.5 से 8.5 के मध्य अधिक होती है। तो बस वीडियो आपके लिए यहीं तक था। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।